जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की यूनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं भोजन एवं पोषण विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं और जिसमें हमने फ्रेंड्स हमारी प्रीवियस क्लास में जस्ट चैप्टर 2 स्टार्ट ही किया था, जिसमें हमने देखा था भोजन के बारे में है। तो भोजन के कार्य एवं समूह जो हमारा चैप्टर है, इसको हमने सुबह की आज हमारी क्लास हुई थी, उसमें ये चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रोटीन के बारे में जाना था। प्रोटीन की खोज कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, कौन सी सदी में हुई थी, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। प्रोटीन को कौन से स्थान पर खाद्य पदार्थों की रखा जाता है, कौन सी श्रेणी में, ये भी हमने जाना था कि प्रोटीन कार्बोज एवं वसा क्या है, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ यानी कि एनर्जी एल्डिंग फूड्स हैं। तो ये सारी चर्चा हमने आज सुबह की क्लास में की थी। और फिर हमने भोज्य तत्वों के कार्य देखे थे, यानी कि फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फूड कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि आप समझ सकते हैं भोज्य तत्वों के कार्य से तात्पर्य क्या है। जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल, ये हमारे क्या है, भोज्य तत्व है। और इनका कार्य क्या है, यानी कि इन सभी के क्या क्या कार्य हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने सुबह की क्लास में अपने डिस्कस किया था, चर्चा की थी। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिविजन हो गया होगा प्रीवियस क्लास का। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और फिर हमने साथ ही साथ भोज्य तत्व एवं उनका अनुपात देखा था कि कार्बोज कितना हमें लेना चाहिए, तो 60 to 70%, वसा तेल घी कितना होना चाहिए, 20 to 30%, प्रोटीन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, 10 to 15%। तो ये भी हमने देखा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी, सब कुछ हमने पढ़ लिया। पोषक तत्वों के जो कार्य होते हैं वो सभी हमने पढ़ लिया, प्रोटीन का इतिहास जान लिया, प्रोटीन की खोज कब हुई थी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भोजन के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ फूड। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने भोज्य तत्वों के कार्य देखे थे, यानी कि जो हमारे कार्बोज, वसा, प्रोटीन है, उनके कार्य हमने पढ़ा था कि उनके वो क्या फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में, वो हमने पढ़ा था। बट आज की क्लास यानी अभी की क्लास में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के का क्या कार्य हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा भोज्य तत्वों के कार्य में और भोजन के कार्य में। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले क्लास को फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इसमें हम पूरा टोटली होम साइंस करते हैं, होम साइंस की पढ़ाई करते हैं। क्योंकि अभी देखिए हमारा क्लास 6 to 12 की हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो हमारी कंप्लीट हुई। हमारी सीरीज़ कंप्लीट होते ही हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर किए, जस्ट उसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की। तो अभी हमने हमारा जो होम साइंस का जो ब्रांच है उसकी बुक्स हमने स्टार्ट की है। तो प्लीज़ इसी तरह से आगे पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना फीडबैक हमें दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखते हैं फंक्शंस ऑफ फूड। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे शरीर के भरण पोषण, वृद्धि, विकास, नियंत्रण, नियमन आदि के साथ साथ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। भोजन द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। पहला शारीरिक कार्य यानी कि फिजिकल फंक्शन, दूसरा सामाजिक कार्य अर्थात सोशल फंक्शन, तीसरा जो है मनोवैज्ञानिक कार्य अर्थात साइकोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट है, तो ये हमने 3 तरह के कार्य देखे क्या कि जो भोजन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। सभी को डिटेल में समझते हैं कि एक एक करके कि शारीरिक कार्य किस तरह हमारी मदद करता है, भोजन जो है शारीरिक कार्य में किस तरीके से हमारा मदद करता है। हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर का भाग बन जाता है। जो भी हम शरीर में अपने भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो क्या होता है, हमारे शरीर का भाग बन जाता है। भोजन के प्रमुख कार्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास की, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन आदि है। शारीरिक कार्य के अंतर्गत भोजन द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। पहला, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, पहला कार्य क्या है, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों जैसे चलने, बैठने, दौड़ने
कार्य करने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अचेतावस्था में भी जब हम सोते रहते हैं तो भी शरीर के विभिन्न अंग स्वतः ही क्रियाएं करते रहते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन आदि। ही जो सारी क्रियाएं हैं जब हम सोते रहते उस समय भी ये क्रियाएं होती रहती हैं। इन कार्यों को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। वसा एवं कार्बोज ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें ऊर्जादायक यानी कि एनर्जी एल्डिंग भोज्य तत्व कहते हैं। वसा एवं कार्बोज की अनुपस्थिति में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु प्रोटीन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना वह साध्य है, क्योंकि प्रोटीन दालें, मांस, दूध, मछली आदि में पाए जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शारीरिक वृद्धि, विकास एवं मांसपेशियों की क्षतिपूर्ति यानी कि वेयर एंड टियर ऑफ मसल्स करना होता है। 1 ग्राम कार्बोज एवं प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोज एवं प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे? 1 ग्राम कार्बोज एवं प्रोटीन से। तो ये क्वेश्चन तो आपको आए, क्वेश्चन का आंसर यहीं से आपको पता चल गया कि 1 ग्राम कार्बोज एवं प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी। जबकि 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा दोनों में है कि जब 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। हमें ऊर्जा कार्बोज एवं वसा से ही प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? निर्माणात्मक यानी कि बॉडी बिल्डिंग है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम ऊर्जा प्राप्त करें वो हमें कार्बोज एवं वसा के द्वारा ही मिले, क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य ही क्या है? बॉडी बिल्डिंग है, यानी कि कार्य निर्माणात्मक है। तो दूसरा हम देख लेते हैं, भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। भोजन क्या करता है? पहला तो हमने देखा भोजन शरीर में भोजन का कार्य कि भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे करता है ये हमने देख लिया। दूसरा है भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। भोजन द्वारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य संपन्न होता है। यही कारण है कि गर्भधारण के समय एक छोटे से अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलन के बाद जिसे जाइगोट का निर्माण होता है, वही जाइगोट 9वें माह तक एक छोटा सा शिशु बन जाता है। क्या हमने पढ़ा कि यही कारण है। क्या कारण है? कि भोजन द्वारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य संपन्न होता है। यही कारण है कि जब गर्भधारण होता है तो गर्भधारण के समय एक छोटे से अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलन के बाद जिस जाइगोट का निर्माण होता है, वही जाइगोट 9वें महीने यानी कि 9 माह के बाद एक छोटा सा शिशु बन जाता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की क्षमता होती है। उस समय वह शिशु 2.5 केजी तथा 3.5 केजी से लेकर के 40 to 50 सेंटीमीटर की लंबाई का होता है, जो कि युवा अवस्था तक 50 to 75 केजी तथा 5 से लेकर 6 फीट की लंबाई को प्राप्त करता है। तो आपने देखा कि भोजन जो है शरीर की वृद्धि एवं विकास में कैसे हेल्प करता है। माता के गर्भ में भ्रूण माँ के भोजन से आहार ग्रहण करता है तथा जन्म पश्चात आहार उसे स्वयं ग्रहण करना होता है, जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं। बच्चों में वृद्धि एवं विकास का होना भोजन की पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा पर निर्भर करता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन एवं जल इन कार्यों को करते हैं। बाल्यावस्था में वृद्धि ज़्यादा तीव्र गति से होती है, इसलिए इस समय पौष्टिक एवं संतुलित आहार की ज़्यादा आवश्यकता है। युवावस्था में जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह शरीर को यथास्थिति रखने तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। वृद्धावस्था में शरीर निर्माणात्मक भोज्य तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि जब शरीर वृद्ध हो जाता है उस समय क्या होता है? शरीर निर्माणात्मक जो भोज्य तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में शरीर की कोशिकाओं एवं तंतुओं का निर्माण सबसे कम होता है तथा विनाश अधिक होता है, इसलिए ऊर्जा प्रदान करने वाली भोज्य तत्वों की कम
परंतु प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण युक्त आहार की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये तो आपने देखा कि जो भोजन है शरीर की वृद्धि और विकास में कैसे हेल्प करता है। तीसरा जो कार्य है इसका देखते हैं, क्या भोजन शरीर के रोगों से रक्षा प्रदान करता है। कैसे? भोजन से शरीर को रोगों के प्रति सुरक्षात्मक शक्ति प्राप्त होती है। भोजन से ही रक्त बनता है, रक्त में ही लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम RBC एवं श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको WBC कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? RBC और श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में रोगाणुओं से अथवा बाहरी सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता होती है और ये कणिकाएं इन्हें लड़कर या तो नष्ट कर डालती हैं अथवा इनका भक्षण कर जाती हैं। इस प्रकार शरीर में उपस्थिति बाहरी जीवाणु, विषाणु अथवा रोगाणुओं का नाश हो जाता है। इस प्रकार शरीर की उन रोगाणुओं से सुरक्षा हो जाती है। भोजन में उपस्थिति खनिज, लवण एवं विटामिन रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जो भी हम अपने भोजन में खनिज, लवण लेते हैं और विटामिन लेते हैं वो क्या होता है? रक्त निर्माण में हेल्प करता है। चौथा हम देखते हैं, भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन भी करता है। भोजन क्या करता है? भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन भी करता है। कैसे? तो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के संचालन, नियंत्रण एवं नियमन के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन इन कार्यों को करते हैं। शारीरिक तापक्रम पर नियंत्रण, जल संतुलन का नियंत्रण, रक्त का थक्का बनाना, उत्सर्जन, हृदय का धड़कना, श्वसन गति का नियमन आदि कार्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमने क्या देखा कि भोजन हमारे शारीरिक कार्यों यानी कि फिजिकल फंक्शंस में हमारी किस किस तरीके से हेल्प करता है। दूसरा जो था हमारा सामाजिक कार्य यानी कि सोशल फंक्शन, इसको हम देख लेते हैं। भोजन सदियों से सामाजिक संबंधों को बनाने एवं उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। हमारे समाज में समय समय पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रम के अवसर पर जलपान, प्रसाद या भोज का आयोजन किया जाता है। जन्मदिन, शादी, वर्षगांठ, मुंडन, नौकरी में उन्नति, पुत्र प्राप्ति के बाद विवाह आदि अवसरों पर भोज का आयोजन किया जाता है। वह सुरुचिपूर्ण व्यंजन परोसे जाते हैं। विशेष तीज त्योहारों पर विशिष्ट एवं स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। भोजन हमारी संस्कृति यानी कल्चर का क्या है? द्योतक है। देख लेते हैं, भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। जो सामाजिक कार्य में भोजन पहला क्या कार्य है इसका? तो भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। कैसे? प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भोजन का चुनाव करता है एवं उसका आयोजन करता है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति भोजन का आयोजन करते समय मौसम के फल, सब्जी एवं सामान्य भोज का आयोजन करता है, जबकि उच्च वर्गीय व्यक्ति भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करते हैं जो बेमौसम के होते हैं यानी कि बिना सीजन के भी वो मिलते हैं तथा आसानी से उपलब्ध नहीं होते। वे महंगे मेवे, फल एवं सब्जियों को अपने आहार में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार भोजन से उनके आर्थिक स्तर का ज्ञान होता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि महंगे फल व सब्जियों में पूर्ण पौष्टिक तत्व क्या हो, विद्यमान हो। कई बार झूठे दिखावे के लिए अथवा मेहमानों की आवाभगत के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी बेमौसम के महंगे फल व सब्जियों का उपयोग करते हैं, परंतु इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये तो आपने देखा कि सामाजिक कार्य में हमने पहला क्या देखा? भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। किस तरीके से ये हमने समझा। नेक्स्ट है, भोजन दोस्ती एवं आतिथ्य का भी प्रतीक है। क्यों? दोस्ती को मजबूत करने के लिए स्वादिष्ट एवं लजीज व्यंजन दोस्तों के समक्ष परोसे जाते हैं। भोजन के द्वारा अतिथि का सत्कार किया जाता है, जैसे घर में मेहमानों के आने पर चाय, कॉफ़ी, शरबत व अन्य पेय पदार्थ आदि परोसे जाते हैं। हमारे देश में अतिथि को क्या कहा जाता है? देवता समतुल्य माना जाता है और उनकी अच्छी सेवा एवं आवाभगत की जाती है तथा उनके समक्ष व्यंजन परोसे जाते हैं। भोजन के आयोजन के कई बड़े बड़े काम भी सरलता से
चुटकियों में निकल जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, ऐसा बुक में नहीं लिखा है, मैं बोल रही हूँ। इस प्रकार भोजन द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं। भोज का आयोजन करते समय सबकी रुचि को ध्यान में रखकर भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। जलपान का आयोजन सभा, सम्मेलन आदि के बीच में दिया जाने वाला भोजन एवं पेय पदार्थ आदि सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे अवसरों पर परोसे जाने वाला भोजन रुचिकर, प्रसन्नता, तृप्ति एवं संतुष्टि देने वाला होना चाहिए तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होना चाहिए। तो ये तो आपने देखा कि सामाजिक कार्य में भोजन किस प्रकार से दोस्ती और आतिथ्य का भी प्रतीक है। तीसरा जो कार्य है सामाजिक कार्य में भोजन का, क्या है? मनोवैज्ञानिक कार्य। कैसे? तो भोजन मात्र क्षुधा पूर्ति का साधन, यानी कि अपनी भूख को मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की संस्कृति, रीति रिवाज, संवेगों को प्रकट करने का माध्यम, आनंद एवं सुरक्षा की अनुभूति उजागर करने का भी माध्यम है। भोजन शरीर को संतुष्टि प्रदान करता है। व्यक्ति जिस परिवार में रहता है, जिस खाद्य पदार्थों को खाने में उपयोग करता है, अगर वैसा भोजन उसे ना मिले तो व्यक्ति का पेट तो भर जाता है, परंतु आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। जिससे रोटी खाने वाले व्यक्ति को केवल रोटी खाने को दे दी जाए तो उसे भोजन से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। घर में बने भोजन से जो संतुष्टि मिलती है वह किसी भी अच्छे से अच्छे होटलों, रेस्टोरेंट आदि खाने से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि घर में बने भोजन में प्रेम, स्नेह, मनोभाव आदि जुड़ा रहता है। घर के सभी सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखकर भोजन तैयार किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत भोजन के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना, यानी कि अपने इमोशंस को व्यक्त करना। कैसे? भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट किया जाता है। जैसे प्रसन्न मन से अगर भोजन किया जाए तो ज़्यादा खाया जाएगा, जबकि खिन्न अथवा दुखी मन से कम भोजन खाया जाता है। कुछ व्यक्ति तनाव को दूर करने के लिए अधिक भोजन का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति बिल्कुल ही कम खाने लगते हैं। इससे उनके तनाव पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें तनाव से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार कुछ समुदायों में कुछ खास भोज्य पदार्थों को दुख के छड़ों से जोड़ लिया जाता है। जैसे ऊंची जाति की महिलाएं, ब्राह्मण, राजपूत जो होते हैं, ऊंची जाति के लोग अगर विधवा हो जाती हैं तो वे मांस, मछली, अंडा व अन्य मांसाहार करना छोड़ देती हैं। तो ये तो हमने देखा भोजन द्वारा किस तरीके से अपने संवेग को, यानी कि इमोशंस को व्यक्त किया जाता। दूसरा है सुरक्षा की भावना के रूप में। हमने पहला क्या देखा? भोजन द्वारा संवेगों को कैसे प्रकट किया जाता है। दूसरा, सुरक्षा की भावना के रूप में कार्य। कैसे? भोजन सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। घर में बाहर यात्रा या भ्रमण के दौरान अगर जाना पहचाना भोजन मिलता है तो उससे सुरक्षा की अनुभूति है। माँ द्वारा खिलाया गया भोजन बच्चे को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि उसी बच्चे को वही भोजन अगर दूसरे व्यक्ति खिलाते हैं तो उसे वह सुख नहीं प्राप्त होता, फलतः बच्चा ढंग से खाना नहीं खा पाता। तीसरा पॉइंट है भोजन का प्रयोग बल। जो तीसरा कार्य है, क्या है? भोजन का प्रयोग बल, यानी कि फोर्स के रूप में। इतिहास साक्षी है कि भोजन का प्रयोग बल के रूप में किया जाता है। दुश्मनों को भोजन की प्राप्ति न होने देकर आसानी से लड़ाई जीती जाती थी। व्यक्ति को समर्पण, ध्यान, संपूर्ण नहीं फ्रेंड, समर्पण करवाने के लिए उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। इसी प्रकार किसी संस्था के विरुद्ध विरोध को दर्शाने के लिए कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल, यानी कि हंगर स्ट्राइक की जाती है। आप सभी परिचित होंगे हंगर स्ट्राइक से। परिवार में भी बच्चों को सजा अथवा इनाम देने के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के द्वारा अच्छा एवं प्रशंसनीय कार्य करने पर इनाम के तौर पर विशिष्ट भोजन, यानी कि अच्छे अच्छे पकवान तैयार किए जाते हैं, जबकि सजा देने के लिए उसे सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ है, जैसे कि आइसक्रीम इत्यादि। किसी को चाउमीन पसंद, किसी बच्चे को बर्गर पसंद है, तो आदि भोजन के रूप में नहीं दिए जाते हैं। तो ये तो हमने देखा कि जो हमारा भोजन है किस प्रकार से हमारा शारीरिक, सामाजिक
और मनोवैज्ञानिक कार्य के रूप में हमारी मदद करता है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है किसी टॉपिक में, किसी वर्ड में जो आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, क्लास थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।